नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 30 का वीडियो है जैसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, नया तो नहीं है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन इसमें जो फैक्ट हम देखने वाले हैं वो है एजेंडा 21 का, जो कि इस लेक्चर सीरीज में नया है। वैसे आपने इस चीज़ को पहले भी कहीं ना कहीं देख रखा होगा, कम से कम अपनी जो NCERT है वहाँ देखा होगा या फिर न्यूज़ में देखा होगा। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे या हो सकता है कि आप पूरी जानकारी रखते हो। तो दोनों ही उद्देश्य से आप देख सकते हैं, रिवीजन के भी पर्पज से या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन देखने का अच्छा तरीका ये होगा, ये जो मॉड्यूल की पूरी सीरीज चल रही है इसमें आप शुरुआत से देखिए। लेक्चर 1 से देखना शुरू करिए, क्रम से देखते आइए, 29 तक कंप्लीट करिए और 29 के बाद तब ये जो 30 नंबर का लेक्चर है, 30वां लेक्चर है, इसको कवर करिए। ये बेहतर तरीका है, आपको एक क्रमबद्ध जानकारी मिलेगी। और आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान कैसा होता है, ये क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है। तो पर्यावरण भी एक विज्ञान है। अब आइए देखते हैं एजेंडा 21। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है और इसे रियो डी जेनेरियो में होने की वजह से रियो समिट भी कहा जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और चूंकि ये पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, अंत में हम किसको बचाना चाहते हैं? अपनी मदर अर्थ को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, जो खतरे हैं उनसे बचाना चाहते हैं ताकि हम भी बचे रहें, उसके पीछे हमारा स्वार्थ है। तो इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये होती कब है? तो 1992 यानी आज से काफ़ी समय पहले इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ आप देखें कि रियो +20 जो है ये 2012 में होती है। +20 का मतलब क्या है कि 1992 का जो टाइम था, सबसे पहली वाली समिट हुई थी, उसके ठीक 20 साल बाद +20 यानी 20 उसमें जोड़ देंगे तो ये हुई थी 2012 में। और इसका आयोजन भी किया गया था रियो डी जेनेरियो में। बीच में एक और समिट होती है, रियो +10। अब इसके बाद देखिए शिखर सम्मेलन में कुछ दस्तावेज निकल कर आते हैं। ये जो शिखर सम्मेलन था ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। कुछ दस्तावेज इसमें क्लियर होते हैं, जैसे कि एजेंडा 21 ये 21वीं सदी का है। उसके अलावा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र आता है और वन सिद्धांत आता है। ये 3 जो दस्तावेज हैं ये महत्वपूर्ण है। कुछ समझौते और बाध्यकारी समझौते सामने आते हैं। अब यहाँ ये कहा गया कि हस्ताक्षर करके एक कानूनी रूप से जो बाध्यकारी समझौता है वो तैयार होता है। और हस्ताक्षर किन किन चीज़ों पर होते हैं, कैसे होते हैं, वो बताया गया है। तो जैविक विविधता पर सम्मेलन CBD इस संबंध में होता है। जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था UNFCCC वो वाला है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो रेगिस्तानों के बढ़ने की प्रवृत्ति है, मरुस्थलीकरण हो रहा है तेजी से। जो उपजाऊ जमीन थी वो पहले बंजर हो रही है, फिर वहाँ पर रेतीली मिट्टी आ जा रही है, मरुस्थल का आगमन हो जा रहा है। आमतौर पे आपने जब ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम पढ़ा था, घास भूमि का पारितंत्र, तो वहाँ ये भी बताया गया था कि घासों की अत्यधिक जब चराई होती है तो घासों की जड़ें मिट्टी बांध कर रखती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। घास जब वहाँ से उजड़ेगी तो मिट्टी वहाँ की एकदम से खुली हो जाएगी और वर्षा के जल से या हवा चल रही है, तेज हवा, तो उससे वहाँ मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा और मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो खत्म होने लगेगी और उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे मरुस्थलीकरण शुरू हो जाएगा। तो उसी से संबंधित ये है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी UN का कन्वेंशन है। कुछ और खास बातें हैं। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था 1992 में। पर्यावरण और विकास सम्मेलन इसको कहा जाता है और अर्थ समिट के नाम से या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से हम इसे बेहतर जानते हैं। ये सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, इससे पीछे एक पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन के तौर पे आप देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन को। तो वो वाला जो सम्मेलन था वो 20वीं वर्षगांठ उसी की मनाई गई यहाँ पे। मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था उसके ठीक 20 साल बाद, तो आप पीछे काउंट कर सकते हैं कि वो कब हुआ था, 20 माइनस कर दीजिएगा। तो 20 साल बाद ये 1992 में संपन्न होता है रियो डी जेनेरियो में और इसमें आगे के रोड मैप पर चर्चा की जाती। इसमें जितने भी देश सम्मिलित हुए थे तो धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना को स्वीकृत किया गया था और उसी को कहा गया एजेंडा 21। धारणीय विकास हम करें ताकि जो संसाधन हमारे पास है उनका हम बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल करें। ऐसा इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए भी काम आ सके, आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आ सके और पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। क्योंकि अगर हम कुछ लेंगे प्रकृति से तो प्रकृति के पास जो चीज़ें हैं उसमें कमी आएगी, कुछ न कुछ तो नुकसान हम पहुंचाएंगे ही, लेकिन वो कम से कम हो, इसका प्रयास। एजेंडा 21 ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये एक लाइन है जो कि बार बार रिपीट होती है हर जगह पे। यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को खत्म करने पर बल देता है। पारिस्थितिकी विनाश को रोकना ये मूल उद्देश्य है, लेकिन साथ में आर्थिक असमानता को भी दूर करना ये भी आवश्यक है। नहीं तो पूरी दुनिया में असंतोष व्याप्त रहेगा। आर्थिक असमानता क्या करती है? ये असंतुष्टि पैदा करती है।
मतलब एक पक्ष दुनिया का ऐसा है जो कि एकदम संसाधनों से लदा हुआ है, उसके पास ऐसे ऐसे संसाधन है कि उनसे वो ऊब चुका है यूज करते करते। उसके पास समझ में नहीं आता कि खर्च करें तो कहाँ करें, पैसा कहाँ खर्च करें, समझ में नहीं आता। और एक पक्ष ऐसा है जो कि बड़ा है, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो वो वाला जो फेज़ है वो ऐसा है कि उसके पास 2 जून की रोटी भी नहीं, मतलब सुबह अगर खाया है तो शाम का उसका ठिकाना नहीं, या अगर खा भी रहा है तो उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है, भोजन में उस तरीके के पोषक तत्व नहीं है जिसकी कि शरीर को आवश्यकता है, अपनी परिवार की ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसा जब असमानता वाला पूरा विश्व रहेगा तो उसमें असंतोष भी रहेगा, और ये असंतोष कभी भी विकास नहीं करने देगा। तो इसीलिए दोनों ही यहाँ लक्ष्य रखे गए कि हम पर्यावरण के विनाश को यानी पारिस्थितिकी के विनाश को हर हाल में रोकें, नहीं तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, और आर्थिक असमानता को समाप्त करें ताकि हम ग्रोथ कर सकें। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए जो पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे उनको नाम दिया गया एजेंडा 21। तो ये घुमा फिरा कर वही बात कही जा रही है। अच्छा, एक चीज़ है कि यह कार्य योजना 1992 में जो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो शहर है वहाँ पे संपन्न होती है, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास पर सम्मेलन था उसमें संपन्न होती है। और ये 300 पेज का लगभग दस्तावेज है, मतलब दस्तावेज में नियर अबाउट 300 पेजेस है और करीब 40 अध्याय हैं, और 4 वर्गों में इसको बांटकर हम देखते हैं। तो 4 वर्ग यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। सबसे पहले अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज़ खतरे में है, कौन सी कम खतरे में है, कौन सी अभी ठीक ठाक है, मतलब अभी उसका संरक्षण थोड़ा कम स्तर पर भी किया जाए तो उसकी आबादी को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले सर्वेक्षण करना आवश्यक है। जब तक हम शोध नहीं करेंगे, सर्वे नहीं करेंगे, तब तक हमें जो वाजिब स्थिति है वो पता नहीं चलेगी। तो वो चीज़ की जाए, और उसके बाद जब ये मालूम हो जाए कि कौन संकटग्रस्त है, कौन लुप्त ही हो चुका है और कौन लुप्त प्राय है, कौन सा अभी संकट से बाहर है लेकिन भविष्य में आ सकता है, ये सब मालूम हो जाए तो हम उनका संरक्षण करें। तो ये पहला फेज था इसका। दूसरा जो इसका वर्ग है उसमें विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या पर नियंत्रण। जो विकसित देश हैं उनके सामने ऐसी समस्या नहीं है, हालांकि उनकी समस्याएं और भिन्न और बड़ी हैं, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके सामने एक कॉमन दिक्कत होती है कि उनके यहाँ आबादी बेहिसाब बढ़ रही होती है। आबादी पर कंट्रोल तो वो करना चाहते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि अगर जनसंख्या ऐसी ही रहेगी तो हमारे जो भौगोलिक संसाधन हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, फिर भुखमरी की नौबत आएगी। तो इससे वो बचना तो चाहते हैं, लेकिन जो एक बार जनसंख्या की वृद्धि ने रफ्तार पकड़ ली होती है उसको संतुलित करने में, उसे नियमित करने में समय लगता है। और तब तक जो लोग पैदा हो गए हैं उनका क्या होगा, वो तो रहेंगे ही, अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी करके जाएंगे। तो आबादी बढ़ी चढ़ी रहती है, जैसे भारत जैसा देश है। अब जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास शुरू हुए हैं, हालांकि पहले से चल रहे थे, लेकिन अभी कुछ हद तक वो ज़्यादा कारगर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब भी आबादी पर कंट्रोल ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग पैदा हो गए हैं वो तो रहेंगे ही, और जो हैं मतलब पैदा हो चुके हैं वो अपने भी पैदा करना चाहेंगे, मतलब अपने भी जो सक्सेसर हैं उन्हें जनरेट करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये जो ख्वाहिशें होती हैं ना, ये आबादी को बढ़ाने के लिए काफ़ी उत्तरदायी होती हैं। और खासतौर पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, और विकासशील राष्ट्रों में ये मिडिल क्लास फैमिलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इनमें एक बेसिक अवधारणा होती है कि भाई हमारा खून का रिश्ता साबित करने वाला आगे कोई ना कोई होना चाहिए। तो संतति उत्पन्न करना इनके लिए अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये मतलब रोजगार रहे न रहे, मकान रहे न रहे, लेकिन बच्चे होने चाहिए, उनकी शादियां भी ज़रूर होनी चाहिए, और उनसे भी जो उत्तराधिकारी हैं वो उत्पन्न होने चाहिए। ऐसे चलता रहता है, तो ये समस्याएं पैदा करता है। लोग ये नहीं समझते कि ओवरऑल देश की ग्रोथ में उन्हें हिस्सा बनना है। तो इसलिए यहाँ देखिए कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ ये समस्या है, और इसी से जुड़ा हुआ है गरीबी का मामला। जब जनसंख्या बेहिसाब रहेगी तो हम कितने रोजगार ढूंढ लेंगे या कितने रोजगारों का सृजन करेंगे। अगर हम 100 रोजगार उत्पन्न करते हैं तो उस पर जूझने वाले 1000 लोग हैं। अब जो सबसे योग्य 100 लोग हैं वो तो उसमें घुस जाएंगे, बाकी जो है उनका क्या होगा, और ऐसा हर जगह होगा। तो आबादी को जब तक हम कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हमारे जो भौगोलिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो संकट में पड़े रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि गरीबी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए दोनों को कंट्रोल करना, साथ में तीसरा जो इसका फेज था, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, मतलब जो पूंजी का स्थानांतरण है उसको एक हद तक उदार बनाया जा सके ताकि सबकी पहुंच वहां तक हो सके। और सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, मतलब जो आबादी अभी हमारे पास है उसके पास ढंग से खाने के लिए नहीं है। सभी की बात नहीं है, लेकिन अधिकतर की बात है, ढंग से खाने के लिए नहीं है, ढंग का साफ पानी उपलब्ध नहीं है पीने के लिए। आप अगर आरओ का मिनरल वाटर पी रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि सबके पास साफ पानी, लेकिन बहुत सारे गांव में बसे हुए लोग और जो मलिन बस्तियां हैं वहां बसे लोग, इनफैक्ट जो कस्बे में बसे हुए लोग हैं वो भी गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। मतलब ऐसा पानी जो कि सामान्य तौर पे आप नहीं पीना चाहेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पिएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो इस तरह का जो मामला है उससे दूर हटना, और ये तभी किया जा सकता है जब हम जनसंख्या को कंट्रोल करें। तो प्रदूषण भी कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो जो भूमिगत जल है वो प्रदूषित नहीं होगा। तो सब कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है, समझ रहे हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सारी समस्याओं का जो केंद्र बिंदु है वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी है। अगर इस पर एकमात्र इसी पर कंट्रोल लगा लिया जाए तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी समय के साथ।
लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, इसके बाद देखिए सभी को खाद्य मतलब भोजन उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और सामाजिक सुरक्षा देना। जब आर्थिक असमानता पनपती है, मतलब एक पक्ष जो है वो हद से ज़्यादा अमीर हो जाता है और एक बड़ा वर्ग हद से ज़्यादा गरीब होता है, तो जो असंतोष और गुस्सा मन में दबा रहता है ना, वो अलग अलग रूपों में सामने आता है। तरह तरह की सामाजिक दिक्कतें पैदा होती हैं। बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है वो बहुत खुश नहीं है अंदर से। पेट खाली रहेगा तो वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाएगा, क्योंकि भूख बहुत बेरहम चीज़ होती है। तो इसलिए यहाँ यह आवश्यक है कि हम सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करें। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, जिसे कि रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट या फिर रियो शिखर सम्मेलन या रियो समिट इस तरह से नाम दिया जाता है, या इको 92 भी इसको कहा गया पुर्तगीज में। तो इस नामों से जाना जाता है, कई सारे इसके नाम हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सभी दिए हुए हैं। 3 जून से लेकर 14 जून इसकी जो तारीख है आप देख रहे हैं, 3 जून से लेकर 14 जून 1992 यहाँ तक ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। और ये काफ़ी बड़ा सम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र के सौजन्य से हो रहा था, काफ़ी बड़ा सम्मेलन था। और इसके जो सदस्य देश हैं उनके लिए शीत युद्ध के बाद, जो शीत युद्ध लगातार चला, उसके बाद विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ सहयोग करने के लिए एक प्रतिक्रिया के तौर पे इसको आयोजित किया गया था। ये क्या थी? एक साथ सहयोग करने के लिए प्रतिक्रिया जैसी थी। सांतत्य से संबंधित मुद्दों के कारण, व्यक्तिगत सदस्य देशों को संभालने के लिए बहुत बड़ा होने के कारण पृथ्वी शिखर सम्मेलन अन्य सदस्य देशों के सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में आयोजित किया गया। कहने का मतलब यह है कि पहले तो बड़े बड़े राष्ट्र जो है वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आते हैं, नुकसान भी प्रकृति को ज़्यादा उन्होंने ही पहुंचाया है, तो वो पहले आगे आते हैं। बाद में जो अन्य देश हैं जो कि अभी विकास करने के दौर में हैं, यानी विकासशील हैं या फिर पिछड़े ही हैं मान लीजिए, तो उनको इस धारा से जोड़ना था। तो सभी को एक साथ कनेक्ट करके प्रतिबद्धता जताने का ये एक अच्छा तरीका था, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। दस्तावेज जो इससे निकल कर आते हैं उससे क्वेश्चन भी बनता है। तो 3 दस्तावेज आपने पीछे ही देखे थे, एजेंडा 21 है, रियो की घोषणा है और वन सिद्धांत। इसके अलावा कुछ बाध्यकारी समझौते भी थे जिस पर कि हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें जैव विविधता पर सम्मेलन मतलब कन्वेंशन था। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला हमने देखा था, वो सब इसमें बाध्यकारी दस्तावेज दिखाई देते हैं। और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा अक्सर रियो घोषणा कही जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक छोटा सा दस्तावेज था, मतलब मूल रूप से अगर देखा जाए तो एक छोटा दस्तावेज था, हालांकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे बड़े दस्तावेज जो हैं वो सामने आए। तो रियो घोषणा पत्र में भविष्य में सतत विकास में देशों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से 27 सिद्धांत शामिल किए गए थे। ठीक है, इसमें 27 सिद्धांतों को शामिल किया गया था और 175 से भी ज़्यादा देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इस घोषणा को अपनाने का जो सम्मेलन था, मतलब इस घोषणा को यहाँ घोषित करने का जो समय था, वो रियो सम्मेलन 3 से लेकर 14 जून, इसकी तारीख आप याद रखिए कुल मिलाकर। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दस्तावेज के सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो प्रगति है उसका आकलन करने के लिए 2 बार बैठक की। मतलब ये यहाँ पे तो जो ये रियो सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए और सहमति जता दी कि हाँ ठीक है, हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए करेंगे ये सब, हमने प्रतिबद्धता जताई है। जोश खरोश में लोग कह देते हैं कि हम कर देंगे, तो वैसे ही यहाँ जता दिया। लेकिन उसके बाद किसने कितनी ग्रोथ की और वाजिब स्थिति क्या है, मतलब अभी वो किस कंडीशन में है, प्रयास कर भी रहे हैं कि नहीं, दुनिया की क्या स्थिति है, वहाँ सतत विकास की क्या स्थिति है, इन सबको एक बार उसका मूल्यांकन करने के लिए ये 2 बार आयोजित की जाती है। मतलब एक तो 1997 में ये संयुक्त राष्ट्र में एक आम सभा सत्र था उसके दौरान, और उसके बाद फिर जोहान्सबर्ग में 2002 में एजेंडा 21 पे एक कार्य योजना के तौर पर बहस होती। फिर 1992 का जो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट थी, ये मूल रूप से पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उसी की देन है। ये तो हम जानते ही हैं, कार्य योजना भी है ये, मतलब इसे हम मूल रूप से एक एक्शन प्लान के तौर पे ही तो लेते हैं, जिसमें कि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कई सारे निष्पादन हमें दिखाई देते हैं। मूल उद्देश्य ये है कि 21 बिंदुओं का एक एजेंडा तैयार किया जाए और वो 21वीं सदी के जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में हमें सहयोग करे। तो कुल मिलाकर ये जो एजेंडा 21 है, इसमें 21वीं सदी में अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और आगे की ओर बढ़ें, यही इसका टारगेट है। आगे चलते हैं। एजेंडा 21 को 4 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। इसका जो पहला खंड है वो सामाजिक और आर्थिक आयाम को कवर करता है। दूसरा खंड जो है वो विकास करने के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने पर जोर देता है। तीसरा खंड जो आपका है, ये जितने भी प्रमुख समूह हैं उनकी भूमिका को सुदृढ़ बनाने की बात करता है। मतलब बड़े बड़े जो समूह हैं जिनकी कि सच में मानव विकास में और पर्यावरण के संरक्षण में भूमिका होनी चाहिए, उसको सुदृढ़ बनाने पर ये बल देता है। और अंत में इस बात पर विचार होता है कि कार्यान्वयन के लिए हम किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे। लंबी चौड़ी बातें करना आसान है, लेकिन आपके पास उसके संसाधन भी हैं या नहीं, क्योंकि इसमें प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास जो है वो सिर्फ 2 हाथों से नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्यान्वयन के जो साधन हैं उस पर चर्चा। और वन सिद्धांत जो कि इसी का हिस्सा था, ये वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था।
ये भी उसी दस्तावेज में शामिल था। और यह कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज है, मतलब इस पर कोई बाध्यता नहीं है। और संरक्षण और सतत विकास वानिकी के लिए कई सुझाव इससे दिए जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है वन सिद्धांत की। और मॉन्ट्रियल प्रक्रिया जो थी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रक्रिया, इसमें समशीतोष्ण और बोरियल वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए जो मानदंड थे उनको एक कार्य समूह के रूप में वर्गीकृत करना, ये इसका उद्देश्य था। अच्छा, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना तो उसमें जो भाषा है वो थोड़ी सी एलियन टाइप की लगती है ना। ऐसा लगता है कि कहाँ का अनुवाद है। तो असल में ये जो साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं, साइंटिफिक कुल मिलाकर सब्जेक्ट होते हैं, इसमें इन्वायरमेंट भी आता है या इस तरह की जितनी ज्योग्राफी भी आती है उसमें भी विज्ञान की ही बातें हैं। तो इन सब में मूल रूप से जो टर्म्स हैं वो साइंटिफिक हैं तो वो इंग्लिश में ही रहते हैं। ये एक विडंबना है, मतलब हिंदी में उनका रूपांतरण आमतौर पर रहता नहीं है, उसका मशीनी अनुवाद किया जाता है। चाहे वो बड़ी बड़ी पुस्तक के पब्लिकेशन वाले करें या कोचिंग संस्थान करें या खुद आयोग ही क्यों न कर ले। ठीक, तो मशीनी अनुवाद करने की वजह से ये थोड़े दुरूह हो जाते हैं, मतलब बोझिल से हो जाते हैं। इनमें हिंदी की जो सहजता है वो नहीं रह जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देखें कि मॉन्ट्रियल जो प्रक्रिया है उसमें समशीतोष्ण और बोरियल वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए मानदंडों और संकेतकों पर जो कार्य समूह है उसके तौर पे इसे जाना जाता है। और जो 1994 में वन सिद्धांत दस्तावेज था उसी के नतीजे के तौर पे इसको शुरू किया गया था। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है जिसे कि आप CBD कहते हैं, यह अनौपचारिक रूप से जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। और ये एक बहुपक्षीय संधि है। कभी कभी ना 3-4 स्टेटमेंट दे देता है कि CBD पर विचार करिए, मतलब जैव विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ था उसके संबंध में कुछ तथ्य दे रखे हैं, उस पर विचार करिए। अब इसमें से कौन सा सही है, तो दे देगा कि ये बहुपक्षीय संधि है, बताइए सही है या गलत है। तो आप जानते हैं कि ये सही है, आप सही लगा कर आएंगे। तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है। तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि ये जो CBD है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अब पहचानिए कि ये सही है या गलत। तो आप जानते हैं कि ये सरासर सफ़ेद झूठ बोल रहा है, तो आप आराम से उसको बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अभी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, इनका फैशन ज़्यादा UPSC में है, लेकिन UP PCS भी इसको कॉपी कर रहा है। मतलब जो PCS की परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसमें इस तरह के जो प्रयोग हैं वो किए जाते हैं। तो उससे नीचे वाले जो एग्जाम है उसमें भी किए जा सकते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि सम्मेलन के 3 लक्ष्य हैं। सम्मेलन के 3 लक्ष्य कौन से हैं? एक तो जैव विविधता का संरक्षण करना है, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जैव विविधता अगर खत्म हुई तो उसी में हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। और इसके घटकों का सतत उपयोग करना, क्योंकि वहीं से हम अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। हम भी तो खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल हैं, हम कहीं बाहर की चीज़ तो है नहीं। मनुष्य को कोई एलियन तो कह नहीं रहा है, वो भी हमारी पारिस्थितिकी में ही शामिल है। तो इस तरीके से हम लेते उसी से हैं, तो लेते उससे हैं तो उसका संरक्षण भी करें और आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्याय संगत बंटवारा करें। अब 15 जून 1992 की बात है, यहाँ बात की जा रही है। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए कन्वेंशन को खोला गया था, लेकिन ये लागू कब होता है? 29 दिसंबर 1993 में, मतलब 1 साल लगभग लग जाता है। और इसमें 2 अनुपूरक समझौते, एक तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का नाम आप सुनते हैं, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टाजेना जो है ये जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को अंगीकृत करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कार्टाजेना का? कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें कि आप LMO कहते हैं, इन पर क्वेश्चन भी आता है, तो इनका सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करें, जिसका कि मानव स्वास्थ्य को देखते हुए, मतलब मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अगर सही तरीके से इसे हस्तांतरित नहीं किया गया या इसका सुरक्षित अंतरण नहीं किया गया। 29 जनवरी की ये बात है और CBD को एक अनुपूरक समझौते के तौर पे अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू कर दिया गया। तो ये बातें चल रही हैं, इसमें लगातार एक के बाद एक बताया जा रहा है कि कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच पर नगोया प्रोटोकॉल ये जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण है, जिसमें कि जैव विविधता अभी समय CBD के लिए एक पूरक समझौते के तौर पर यह काम करता है। मतलब ये मूल रूप से जुड़ा हुआ है CBD से, उससे बाहर नहीं। नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? हर प्रोटोकॉल का या हर कन्वेंशन का अपना एक पर्पस होता है। तो उद्देश्य है भविष्य में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर ABS अवधारणा के पारदर्शी प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी सांचा को स्थापित करना। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा या सांचा रहेगा। और नगोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया था और यह जापान का नगोया शहर था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया नगोया प्रोटोकॉल। लागू होता है ये 12 अक्टूबर 2014 में। 2010 का जो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखें तो 2010 पे जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया और CBD का सचिवालय इसका केंद्र बिंदु था, मतलब वहीं से इसकी शुरुआत होती है। नगोया में CBD हस्ताक्षरकर्ताओं की एक सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से लेकर 2020 को
ये बीच का पूरा रेंज जो है दिसंबर 2010 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के तौर पे, दशक का मतलब 10 साल का समय अंतराल, तो ये 10 साल का हुआ ना 2011 से लेकर 2020, तो ये 10 साल के लिए एक जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के तौर पे इसको घोषित किया गया था। और 2010 में जैविक विविधता 2011 से लेकर 2020 के लिए सम्मेलन की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है और इसमें आईची जैव विविधता लक्ष्य को भी शामिल किया जाता है। आईची लक्ष्यों को आप देखते हैं ना, तो वो इसी में शामिल किए जाते हैं। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। तो यहाँ पर कृषि बोर्ड और उसके मुख्यालय दे रखे हैं। बोर्ड का नाम देखिए, ऐसे पूछा जाता है। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, यानी कर्नाटक में। राज्य भी दिया है और जगह भी दी हुई है। रबर बोर्ड का आपका कोट्टायम में है, और कोट्टायम कहाँ पे है? केरल राज्य में है। चाय बोर्ड का कोलकाता में है, कोलकाता आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड का अच्छा कहाँ है? गुंटूर में है, और ये गुंटूर कहाँ पे है? तो आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसाला बोर्ड का कोच्चि में है, कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड इसका है दिल्ली में। इसके बाद भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का आप देख लीजिए, ये पुणे में है, और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट माने मुर्गी जो होती है, तो मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण ये जो है ना, इसका मतलब इस बोर्ड का मुख्यालय ये नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसका तेलंगाना में है, और तेलंगाना फिलहाल मतलब तेलंगाना में कहाँ पे? हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। वैसे तो पूरे जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था उसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अभी जब विभाजन हो गया है तो ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की राजधानी बन गई है। और आंध्र की जो विधायी राजधानी है वो अमरावती है, हालांकि उसमें न्यायिक राजधानी इत्यादि अलग अलग है। इसके बाद आप देखें कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद तेलंगाना, ये आपने देख लिया है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, तो जूट का उत्पादन किधर ज़्यादा होता है? जिधर नमी ज़्यादा होगी, तो ये बंगाल की बात हो रही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ तक हमने बोर्ड को देखा, कृषि बोर्ड है और इनके मुख्यालय। अब आगे कृषि से संबंधित ही एक अच्छा तथ्य है, गायों की देसी दूध देने वाली जो नस्लें हैं। गाय तो दूध देती ही है, मतलब ये देसी नस्लें, और इनकी विशेषता दे रखी है। तो ये अपने देश की है, जैसे गिर है, ये गिर जो है ये गाय की प्रजाति है, और इस नस्ल को भदावरी भी कहा जाता है, देसन भी कहा जाता है। गिर नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, ये जगह कहाँ है? गुजरात में है। तो इन्हें गुजराती गाय भी कहा जाता है। काठियावाड़ी क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र है, तो काठियावाड़ी गाय भी कहा जाता है। सुरती और सुरती नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये सब अलग अलग नाम है जो कि गिर नस्ल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, और ये गिर के जंगलों में ही पैदा होती है, और बाद में लोग इसे डोमेस्टिकेटेड करने लगे, यानी पालतू बनाने लगे। महाराष्ट्र और साथ लगे राजस्थान में भी ये पाई जाती है। भाई ये पशु है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पशु है। तो इसको ये नहीं बताया गया कि तुम गुजरात की नागरिक हो, ये नहीं बताया गया। तो ये जो आसपास के सटे इलाके हैं वहाँ भी पाई जा सकती है। इसके लिए अनुकूल जलवायु और रहने खाने का ठिकाना होना चाहिए। तो इसके लिए अनुकूल जो वातावरण है इसे कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो वहाँ भी रहती है, और राजस्थान में भी कहीं कहीं मिल जाता है चरने लायक स्थान, पानी वगैरह, तो वहाँ भी ये पाई जाती है। तो कुल मिलाकर जो पूरा बेल्ट है मूल रूप से ये गुजरात की है, दक्षिण काठियावाड़ वाला हिस्सा, लेकिन ये महाराष्ट्र और राजस्थान में भी पाई जाती है। इसके अन्य नाम भी आप याद रखेंगे। इसके बाद लाल सिंधी, इसको लाल कराची और सिंधी भी कहा जाता है, माही नाम से भी पुकारा जाता है, कई सारे नाम हैं। तो अविभाजित भारत के कराची और हैदराबाद माने पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे ये पैदा हुई थी, और हमारे देश में भी कुछ जगहों पे ये पाली जाती है, अभी मौजूद। साहिवाल ये मोंटगोमरी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। अविभाजित भारत ही था वो पहले, अब तो पाकिस्तान हो गया है, और इस नस्ल को लोला कहा जाता है। अब जो साहिवाल नस्ल की गायें होती हैं, और गायों से ज़्यादा जो इनके बछड़े होते हैं, उनको आप देखेंगे तो होंगे बड़े हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, लेकिन बहुत सीधे होते हैं, और चमड़ी ऐसी कि बस खोलकर उसमें भूसा भर दीजिए, मतलब इतनी ढीली होती है। तो मतलब पैदाइशी ऐसा लगता है बछड़े को, आप देखेंगे कि पैदाइशी वो बूढ़ा हो गया है, ऐसी झुर्रियाँ उसके ऊपर पड़ी रहेंगी, लेकिन देखने में बड़े अच्छे होते हैं, और बड़े ही सीधे और दुधारू गायें होती हैं। और इनके जो बछड़े होते हैं, मतलब नर बच्चे होते हैं, तो वो भी सीधे साधे होते हैं। तो कृषि कार्य में पहले इस्तेमाल किया जाता था, आजकल तो उनकी उपयोगिता ही खत्म हो गई है, तो सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं फिलहाल। तो ये लोला कही जाती है, लोला माने ढीली चमड़ी वाला, और लैम्बीबार, मोंटगोमनी, इसके अलावा मुल्तानी, तेली, इन सब नामों से पुकारा जाता है। देसी दूध देने वाली जितनी गायें हैं उसमें ये सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बाद हल्लीकर को आप देख रहे हैं, तो हल्लीकर जो है ये विजयनगरम रियासत से उत्पन्न हुई है, कर्नाटक राज्य का हिस्सा, वहीं पर ये पाई जाती है। अमृतमहल का स्थान जो है, अमृतमहल गाय की नस्ल का नाम है, कर्नाटक में जो हासन, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग जिला है वहाँ पे ये पाई जाती है। किल्लारी जो है ये महाराष्ट्र के शोलापुर और सीतापुर जिलों में उत्पन्न हुई है। और कंगायम को आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ये रहा, कोंगू और कोंगनाड के नाम से इसको जाना जाता है। कंगायम, धारापुरम, पेरुंदुरई, इरोड, भवानी, इरोड और कोयम्बटूर जिले में जो गोबी चेट्टी पलियाम है, वहाँ पे ये तालुके का नाम है, ठीक है। ये गोबी चेट्टी पलियाम जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये कोयम्बटूर जिले का एक तालुका है, तो यहाँ पे ये पाई जाती है। इसका जो जन्म स्थान है और ओरिजिन है वो बताया जा रहा है। बरगुर को आप देख रहे हैं, तो ये बरगुर की पहाड़ियों के पास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया बरगुर। इरोड जिला पड़ता है तमिलनाडु का, भवानी तालुका। इसके बाद उम्बला चेरी है, ये भी देसी गाय की ही नस्ल है, दक्षिणी है।
इसे जाति मादू, मोताई मादू, मुलाई मादू और तिरकठी मादू के नाम से भी जाना जाता है। और तमिलनाडु में तंजावुर, तिरुवल्लुर, वरूर, इसके अलावा नागपट्टिनम, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के, वहाँ पे ये पाई जाती है। पुलीपुरम जो है ये तमिलनाडु का जो मदुरै जिला है वहाँ पाई जाती है। कुंभम घाटी जो है वहाँ पे इसकी अवस्थिति है। और जल्लीकट्टू मादू इसको कहा जाता है, किदाई मादू कहा जाता है, सेंतराई के नाम से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू एक पशु स्पर्धा भी है, आप जानते हैं। इसके बाद आलमबादी को आप देख रहे हैं, धर्मपुर जिले का जो आलमबादी है वहाँ से उत्पन्न हुई है। तमिलनाडु मूल रूप से इनका ओरिजिन है। थारपरकर को देख लीजिए, यहाँ पे अविभाजित भारत का जो थारपरकर जिला था अभी तो चला गया है पाकिस्तान में, और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा वहाँ ये पाई जाती है। और ये स्थानीय नाम जो इसका है, इसको सफ़ेद सिंधी गाय भी कहा जाता है, थारी गाय भी कहा जाता है, थार मरुस्थल के नाम पे, और ग्रे सिंधी भी कहा जाता है। इसके बाद हरियाणवी है, तो हरियाणा के रोहतक, हिसार और जींद, इसके अलावा गुड़गांव में भी पाई जाती है, तो वहाँ पे उत्पन्न हुई है। पंजाब, यूपी और एमपी के भी कुछ हिस्सों में ये चली गई है। इसके बाद कंकरेज को आप देखिए, तो कंकरेज जो है ये बाडड, बाडेर और वाडियार भी कही जाती है। कच्छ का जो दक्षिण पूर्वी रन है और राजस्थान में बाड़मेर और जोधपुर जिला, वहाँ पे ये उत्पन्न हुई है। ओंगोल को आप देखिए, ये नेल्लोर के रूप में जानी जाती है, और गुंटूर जिले में ओंगोल तालुके से इसका ओरिजिन माना जाता है, मतलब आंध्र की ये मूल निवासी। कृष्णा घाटी गाय, तो ये कृष्णा गैया भी कही जाती है। काली मिट्टी क्षेत्र जो कृष्णा नदी के पानी के आसपास का है, वहाँ इसका चराई का स्थान पाया जाता है। और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में भी ये पाई जाती है, लेकिन मूल रूप से कर्नाटक की। देवनी को डोंगर पत्ती भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ बन्नेरा और बाघेड़ भी कहा जाता है, बालंकिया भी कहा जाता है, शिवेरा भी कहा जाता है। ये सब नाम जो है ना, ये देवनी नस्ल के गायों के हैं, और ये आंध्र की है, मतलब पश्चिमी आंध्र में इनका ओरिजिन है। बाकी ये महाराष्ट्र राज्य का जो मराठवाड़ा है, मराठों का इलाका, वहाँ पे, और कर्नाटक के जो निकटवर्ती हिस्से हैं आसपास लगे हुए, वहाँ भी चरती हुई देखी जा सकती है। कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, हालांकि सभी का नाम हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित हैं, तो जर्सी सबसे ज़्यादा फेमस है। जर्सी के जो सांड होते हैं बड़े मरकहे होते हैं, और ये दुधारू गाय है। तो ये जर्सी द्वीप है, जर्सी आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पे इनका ओरिजिन है, और वहीं से ये निकल कर आई। ठीक है, जर्सी इनका नाम कैसे पड़ा? ये जर्सी आइलैंड की मूल निवासी है, वहाँ से ये भारत तक पहुँच गई। और दूध देने वाली गायों में सबसे छोटे आकार की ये होती है, बहुत बड़े पहाड़ जैसा शरीर इनका नहीं होता है, लेकिन दुधारू होती है, और शारीरिक रूप से मजबूत होती है। इनको जितनी भी विदेशी नस्लें होती हैं, देखिए हम लोग विलायती नस्ल के कुत्ते पाल लेते हैं, गायें पाल लेते हैं, मतलब फायदे के लालच में। कुत्ते सुंदर दिखाई देते हैं तो उनको पाल लेते हैं, अपने जो गली के कुत्ते हैं उन्हें महत्व ही नहीं देते। तो ये हम शोबाजी के लिए करते हैं या अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन आप ये देखते होंगे जो विलायती नस्ल के पशु होते हैं ना, उनको रोग जल्दी पकड़ते हैं, उन्हें ज़्यादा बचाना पड़ता है, ज़्यादा उनका देखभाल करना पड़ता है। जो देसी प्रजातियाँ हैं उनकी देखरेख कम करनी पड़ती है, और उनका आउटपुट अच्छा होता है। तो वही हाल यहाँ गायों का भी है। जो देसी गायों की नस्ल आपने देखी है, उन्हें रख रखाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य रख रखाव, यहाँ की जलवायु के ही वो वासिंदे हैं, रहने वाले हैं। और ये जो विलायती नस्लें हैं, चाहे जर्सी हो, चाहे होल्स्टीन फ्रीजियन गाय हो, इन्हें बहुत देखरेख की जरूरत पड़ती है, तो रोग इतनी जल्दी पकड़ता है कि फिर पूछिए मत। तो जर्सी को तुलनात्मक रूप से कम रोग पकड़ता है बाकी जो विलायती नस्ल हैं उनकी तुलना। और ये जो फ्रीजियन है ना, इसको तो आप जानते हैं, ये देखने में इसका शरीर पूरा जहाज की तरफ बड़ा सा रहेगा, मतलब बहुत बड़े डिलडोल की गाय होती हैं, चित्तीदार होती हैं, काली सफ़ेद देख के पहचान में आ जाती हैं। और इनके थन जो है, जब दुधारू गैया होती हैं तो ज़मीन छूने लगते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। और इनके थनों में रोग बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब जो पूरा थन है उसमें थनैला रोग और तमाम चीज़ें जो हैं वो पकड़ लेती हैं, तो इससे समस्या होती है। और ये फ्राइजलैंड प्रांत है, मतलब नीदरलैंड की ये मूल रूप से गायें हैं, और पूरे विश्व में ये सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती हैं। मतलब सुबह के टाइम या जब भी इनका दूध देने का समय है, अगर आप दूध नहीं निकालते हैं या बछड़ा इनका दूध नहीं पीता है, तो वो ज़मीन पर ऐसे ही बहने लगेगा, इतना ज़्यादा दूध इनके थन में और इनके अंदर पैदा होता है। तो इनका जो दुग्ध उत्पादन का किलोग्राम है, लैक्टेशन की अगर बात करें तो उसमें 7,000 से लेकर 6,000, मतलब कुल मिलाकर प्रोडक्शन इनका हाईएस्ट होता है। और ये नीदरलैंड की मूल निवासी, वहाँ के उत्तरी भाग में ये जन्म ली। इसके अलावा कुछ और भी गायों की नस्ल है, जैसे कि ब्राउन स्विस। तो स्विस से आप समझ गए हैं कि ये स्विट्जरलैंड की है, और पहाड़ी क्षेत्र की ये गाय है। और रेड डेन जो है ये डेनमार्क की है। आयरशायर जो है ये दुधारू डेयरी नस्ल मानी जाती है, और काफ़ी सुंदर होती है देखने में, स्कॉटलैंड की है। ग्रेवेंशे जो है ये एक आइलैंड है, ग्रेवेंशे फ्रांस का छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। ये भी भारत में प्रचलित है। मूल रूप से हम लोग दो ही गायों के बारे में ज़्यादा जानते हैं जो विदेशी हैं, एक तो फ्रीजियन और एक जर्सी, लेकिन ये भी जो है ये चलती रहती हैं। भैंस की नस्लों को देख लीजिए, तो भैंस की जो देसी प्रजातियाँ हैं उसमें सबसे फेमस है मुर्रा। और ये जो मुर्रा भैंस होती है ना, ये रोहतक, हिसार और हरियाणा का जो सिंध है, पंजाब के नाभा डिस्ट्रिक्ट और इसके अलावा पटियाला जिला जो है, उसके अलावा दिल्ली राज्य में भी ये फैली हुई है, दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पे ये पाई जाती है। इन्हें दिल्ली भैंस भी कहा जाता है, दिल्हवी भैंस कहा जाता है, कुंडी भैंस और काली भैंस के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दुधारू होती हैं, और इनके जो भैंसे होते हैं काफ़ी ताकतवर। वो युवराज नाम का भैंसा आपने सुना था ना, काफ़ी अच्छे डिलडोल वाला था, तो वो मुर्रा नस्ल का था। इसके अलावा सुरती,
ये जो सुरती भैंस की नस्ल है, इसमें गायों का भी आपने देखा था, वैसे ही भैंस की नस्ल है। ये तलबादा और दक्कनी गुजराती और नाडिया यादी के नाम से जानी जाती हैं। कुल मिलाकर इनका जो नस्ल क्षेत्र है या ओरिजिन है वो गुजरात का कैरा और बड़ौदा जिला है। इसके बाद जाफराबादी को आप देख रहे हैं, ये गुजरात के गिर के जंगलों में पाई जाती है। उसके अलावा कच्छ और जामनगर जिलों में भी मिलती है और ये सबसे भारी भरकम होती है। इनका डिलडोल बहुत ज़्यादा होता है। जाफराबादी भदौरी जो है ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, उसके अलावा इनका जो गृह क्षेत्र है वो तो यूपी ही है, आगरा और इटावा के आसपास ये ओरिजिन माना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी ये पाई जाती है। नीली रावी ये रावी नदी के आसपास उत्पन्न हुई। और फिरोजपुर जिला पंजाब का, सतलुज घाटी अविभाजित भारत का जो साहिवाल प्रांत था, अभी तो पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ ये रहती है। मेहसाना ये गुजरात और जो सटा हुआ महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र में मेहसाणा, वहाँ से। इसके अलावा साबरकंठा, बनासकंठा जिलों में ये पाई जाती हैं। कुल मिलाकर भैंस की ये दुधारू नस्ल है और देसी। नागपुरी जो है इसको एलिचपुरी या बरारी भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और अमरावती जिले में पाई जाती है। टोडा को तो आप जानते हैं, नीलगिरी हिल्स जो है वहाँ पे प्राचीन टोडा जनजाति जो है उसी मतलब उन्हीं जनजातियों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये एक हद तक जंगली होती हैं। नीलगिरी जो पश्चिमी घाट का एरिया है वहाँ ये ऐसे जंगलों में चरती हैं और वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं वो इन्हें पकड़कर पालतू बनाने लगे, तो इनकी कुछ नस्लें जो है वो पालतू हो गई, लेकिन मूल रूप से ये जंगली। थोड़ा सा करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ समझौते दिए हैं और उनका ब्यौरा दिया है, मतलब ये मई महीने में हुए कुछ समझौते हैं। भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता हुआ था जो कि अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से किया गया था और ये होता है 26 अप्रैल 2022 को और इसमें ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमति दर्ज की जाती है। रेल मंत्रालय और IIT मद्रास के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इसमें भारत में एक हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ रेल मंत्रालय हाथ मिलाया है। मतलब ये हाइपरलूप प्रणाली जो है वो IIT के सहयोग से डेवलप की जाएगी। तो पूछा जा सकता है भाई कौन सा IIT? यूके और भारत मतलब यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे कि आप CII कह सकते हैं और ब्रिटिश उद्योग परिसंघ यानी CBI, इनके बीच में ये समझौता हुआ है। उद्योग परिसंघ औद्योगिक समझौता है, तो जो दोनों देशों के उद्योग परिसंघ है उनके बीच में होता है। कॉस्मॉस मालाबारिकस ये एक परियोजना है और इस परियोजना पर समझौता हुआ है। तो इसमें बात क्या है कि केरल और नीदरलैंड, मतलब भारत का एक राज्य केरल और देश के तौर पे नीदरलैंड, इनके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और केरल के मुख्यमंत्री थे पिनराई विजयन और भारत में डच राजदूत का नाम है मार्टन वैन डेन। ये पूरा नाम इनका आप देखें, मार्टन वैन डेनबर्ग। इनकी उपस्थिति में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों का नाम दिया है कि भाई हस्ताक्षर में कौन इसमें नेता था और परियोजना का उद्देश्य क्या है। मूल तो उद्देश्य ही है। तो उद्देश्य यह है कि 18वीं शताब्दी के जो डच दस्तावेज हैं उनका इस्तेमाल करके इतिहास पर और प्रकाश डालना। डचों का भारत में आगमन हुआ था, आपने सुना है। तो यहाँ आते हैं, कितने समय रहते हैं, क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं, उस समय की क्या स्थिति होती है, उन सब चीज़ों को और बेहतर जानना, मतलब इतिहास की समझ को विकसित करना, केरल के इतिहास को और अच्छे तरीके से जानना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद आप देखें कि इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित हुई है और इसमें खास बात क्या है कि केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मतलब RK सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री हैं रॉबर्ट हैबेक, उन्होंने 2 मई 2022 को इंडो जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपस की साझेदारी वाला घोषणा पत्र है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या कर रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए UNDP, ये देखिए UNDP और कृषि मंत्रालय ने आपस में समझौता कर लिया है। अब क्यों किया है समझौता, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जो संशोधित ब्याज समन्वय सबवेंशन योजना है उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस देगा, मतलब तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। दोनों ही योजनाओं के लिए वो अपनी ओर से टेक्निकल सहयोग देने की कोशिश करेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये इनके DP वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ है। तो ये समझौता ज्ञापन जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए मई 2022 में और ये इसलिए किया गया ताकि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है और PM मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को विकसित किया जा सके। और उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से ये क्या हुआ है, आइए देखते हैं इसको भी। तो ये भारत और जॉर्डन के बीच में समझौता होता है और वैश्विक उर्वरक संकट, उर्वरक का भी आजकल बड़ा संकट है, किल्लत मची हुई है, तो इसके बीच में भारत और जॉर्डन जो है वो आपस में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसीलिए समझौता हुआ है। सीधी बात है, इसमें आपको पक्ष मालूम होना चाहिए। अच्छा, सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो नई दिल्ली में वार गेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए ये समझौता हुआ है और वारडेक करार दिया गया था। मतलब ये परियोजना जो है इसको प्रोटोटाइप के तौर पर वारडेक कहा गया था। और भारत का पहला सिमुलेशन आधारित जो प्रशिक्षण केंद्र है उसको हम यहाँ देखते हैं।
वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जितनी भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है लगभग सभी में किया जा रहा है। ये अच्छा भी है और कुछ मामलों में नुकसानदायक भी है। अच्छा, अब यहाँ कुछ अपॉइंटमेंट है, कुछ लोग नियुक्त किए गए हैं। खास बात उनके बारे में क्या है, आइए देखते हैं। तो हसन शेख महमूद ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और चुनाव में इन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, जो कि फरमाजो के नाम से जाने जाते थे, उनको हरा दिया है। तो इनके जो प्रतिद्वंदी है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो पूछा जा सकता है वो इनका नाम पूछा जा सकता है और इनका कहाँ नियुक्ति हुआ है वो पूछा जा सकता है। कृष्णन रामानुजन, अच्छा नाम है, नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं 2022-23 के लिए और इससे पहले ये उपाध्यक्ष थे, अभी अध्यक्ष बन गए, इनका प्रमोशन हो गया है। भारतीय अमेरिकी IT विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है नंद मूलचंदानी, ठीक है, नंद मूलचंदानी, और ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं। तो विदेशों में भारतीयों की पहुंच काफ़ी गहरी होती जा रही है। अभी आप ब्रिटेन को ही ले लीजिए और ऐसे जितने भी शीर्ष पद हैं वहाँ भारतीय भविष्य में देखे जा सकते हैं, इसकी पूरी अपेक्षा है। इसके बाद एंथनी अल्बानीज को आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और क्रम के हिसाब से 31वें हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले पहले इतावली हैं, ये मतलब इटालियन है, इटालियन ऑस्ट्रेलियन है आप कह सकते हैं, यहाँ ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, ये इथोपिया के हैं, अच्छा नाम है इनका, और ये WHO के महानिदेशक बने हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ये कोई नए नहीं बने हैं, ये दूसरा इनका टेन्योर रहेगा। और जिनेवा में 75वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी उसी के दौरान इन्हें दोबारा से चुन लिया गया है। तरुण कपूर जो है ये नए सलाहकार बने हैं PM मोदी के और इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहेगा। और प्रशासनिक सेवा मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के ये हिमाचल प्रदेश कैडर के ऑफिसर हैं। आमतौर पे ऐसे पदों पे जो IAS ऑफिसर होते हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल 22वें नंबर के बने हैं, अनिल बैजल की जगह इन्होंने ली है, बस यही खास बात है। हांगकांग के पूर्व सुरक्षा प्रमुख हैं जॉन ली और हांगकांग के अगले कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। कुल मिलाकर जो मौजूदा नेता हैं कैरी लैम, उनकी ये जगह ले लेंगे और ये ले चुके हैं असल में 1 जुलाई से। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये यू सुक योल का नाम आता है, जो कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और संख्या के हिसाब से ये 13वें हैं और इन्होंने नए राष्ट्रपति के तौर पे मून जे इन की जगह ली है। इससे पहले कौन थे? मून जे इन थे, ये 12वें राष्ट्रपति थे। जे इन मतलब मून जे इन, और 2017 से लेकर 2022 तक ये काम कर रहे थे। कैटलिन नोवाक को देख लीजिए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ये 44 साल की उम्र में ये पद हासिल कर लिए हैं, जो कि सबसे कम उम्र में हासिल किया गया पद है, मतलब सबसे कम उम्र की ये राष्ट्रपति भी हैं। और इन्होंने इससे पहले जो इस पद पे थे जेनो सेडर, उनकी जगह ली। एलिजाबेथ बॉर्न को देखिए, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री है और फ्रांस के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला है, पहली नहीं है। तो आप बताइएगा पहली महिला कौन थी? रोड्रिगो चेव्स का नाम आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो ये कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और 2022 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। राजीव कुमार ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की जगह ये लेते हैं। इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति के जिम्मे होती है। तो यहाँ तक हमने इसे देखा है। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।